जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आप सबकी रिक्वेस्ट पे जो है डेली बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड जो है पीवाईक्यू का वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो इससे पहले मैंने कई वीडियो कराया और ये पार्ट साइंस हिंदी जीके तीनों का जो सेट होता है और वो टोटल इसमें जो है 65 क्वेश्चन होते हैं, 20 जो विज्ञान से, 20 जो होता है जीके से और जो 25 क्वेश्चन होता है वो हिंदी से होता है। तो सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ज़रूर रहिएगा। और 27 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो कम से कम पीवाईक्यू तो करना ही है। बाकी आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको मैं अपना जैसे वो सारा सिलेबस जो है डीलिट में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आप लोगों को जो है वो शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। और मैंने खुद जो है डीलिट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज से डीलिट कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा ही नहीं कि एक ही सब्जेक्ट से रहेंगे, टोटल मिला के 10-8 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ताकि हमें पता चल सके कि क्वेश्चन किस लेवल का होता है और हमें कैसे तैयारी करना है। यानी कि उसी लेवल में क्वेश्चन बाकी सब रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे तो हमसे नहीं बनेगा, रहे बनेगा लेकिन उसी रिलेटेड रहेगा जैसा पीवाईक्यू में रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबको सबसे पहले इसको हम जूम कर लेते हैं। तो साइंस का जो पहले हम आप लोगों को जो है वो 20 क्वेश्चन कराएंगे। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ग में जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। किस वर्ग में? मछलियों के वर्ग में, सरीसृप में, कीड़े में या स्तनधारियों में? तो दोस्तों कीट वर्ग में जो है वो जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है। मृदा रासायनिक खादों का अधिक उपयोग, रासायनिक खादों का अधिक उपयोग, जैविक खादों का अधिक उपयोग, इनमें से कोई नहीं, या सिंचाई। तीन में से कौन जो है मृदा प्रदूषण का कारण है? तो ऑब्वियसली है रासायनिक केमिकल खादों का प्रयोग करने से जो हमारा मृदा की जो है उपजाऊ जो है वो नष्ट हो जाती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन आया है या नहीं, नहीं आया, इसको इसी में करना होगा और ऑप्शन भी है इसी में दिया हुआ। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, जूम भी नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत आरेख पौधे के तने का एक अनुप्रस्थ काट ए में क्या पाया जाता है। फ्लोएम, जाइलम, पहले सीड कोशिका या रक्षी कोशिका? तो इसका क्या आंसर होगा आपका बताना है। तो देखिए ए में जो दर्शाया गया वो एक फ्लोएम है। क्या है? फ्लोएम है। और फ्लोएम जो होता है वो पादप उत्तक में जो है संवहन बंडल का काम करता है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जल को नीचे से ऊपर ले जाता है, फ्लोएम ऊपर में बने पौधों तने में भोजन को जो संपूर्ण पौधे में लाने का काम करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो है 49 नंबर क्वेश्चन। ओके दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जूम करते पहले, नहीं तो कमेंट करते रहते कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसीलिए जो थोड़ा जूम करते, थोड़ा जूम करने में बस आपके पूरा वीडियो में ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट टाइम लगे, 1 से 2 मिनट। तो 49 नंबर क्वेश्चन है कि इंजेक्शन देने के पूर्व डॉक्टर स्प्रिट लगाते हैं। स्प्रिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्योंकि क्यों करता है? तो देखिए स्प्रिट हमारे शरीर से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, इसीलिए जो है वो हमें ठंडक महसूस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन कि बल का ऐसा मात्रक केजी पर मीट, एफ बराबर क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। तो हमारा क्या होता है? केजी, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके, एफ बराबर एम ए। तो नाम से एक अन्य नाम से भी जाना जाता है वो है न्यूटन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कोलाइडी मिश्रण के कणों की माप होती है, कितना होता है? तो कोलाइडी मिश्रण के कणों का जो माप होता है वो 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए और कोलाइड का कण हमेशा बिलियन में तैरते रहते, ये कभी भी तल में नहीं बैठते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बोलता है मुझे जूम होंगे नहीं। नेक्स्ट स्लाइड ही आ गया।
52 नंबर क्वेश्चन है कि डाइस एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। सेल लैप, साइटोप्लाज्म, क्रायोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए दोस्तों, साइटोप्लाज्म क्या, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरते रहता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम अगले स्लाइड में चलते हैं 53 क्वेश्चन नंबर देखने के लिए। तो हमारा 53 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की अवस्था उनके डाइस के आधार पर व्यवस्थित है। तो देखिए, पहले जो था वो परमाणु की द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होते थे, लेकिन डाइस के आधार पर है। समूह में बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, ऊर्ध्वाधर कॉलम में परमाणु संख्या बढ़ना, क्षैतिज पंक्तियों में परमाणु संख्या बढ़ना। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? तो देखिए, क्षैतिज पंक्तियों यानी आवर्त में परमाणु संख्या के लगातार बढ़ते क्रम में तत्वों का। तो ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो तत्वों के परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा है, तब वेग कैसा होगा? तब वेग शून्य भी हो सकता है या शून्य नहीं भी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, शेट इससे ज़्यादा जूम नहीं होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 54 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गतिमान वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ। ये क्वेश्चन तो हो गया ना, 55 नंबर क्वेश्चन होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार का ऊर्जा का विकास किया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार का ऊर्जा का जो है वो विकास किया जाता है? तो ऑब्वियसली जो सौर ऊर्जा का विकास किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो वसा और तेल के ऑक्सीकरण को विकृत गंधा कहते हैं। देखिए, जब हम खाना छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से जो है वो ऑक्सीकृत होकर वो दुर्गंध देने लगता है, जैसे खाना 102 दिन ज़्यादा हो जाता है तो विकृत गंधा यानी जो है महकने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है हमेशा नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो देखिए, दूरदृष्टि जिसमें होता है वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं। जो दृष्टि दोष है उसमें उल्टा होगा, दूर दृष्टि दोष है यानी दूर की वस्तु को देख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में जो है वो हमारा प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, न कि आगे बनता है, और इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम से पढ़े थे ना, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। तो आर बराबर क्या है यहाँ, भी बट्टा आई, यानी आर बराबर आई बट्टा भी होगा। भी बराबर आई आर पढ़े थे, सॉरी भी बराबर आई आर पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर भी बट्टा आई हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी भी फॉर विभवांतर, आई फॉर विद्युत धारा, और आर फॉर रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है कि 1785 में किसने प्रत्येक जीव के नामकरण की द्विपद नामकरण नामक प्रणाली प्रस्तावित की थी? तो किसने किया था? तो देखिए, कार्ल लिन्नियस ने, जिसे वर्गीकी का जनक कहते हैं, 1785 ईस्वी में जीव के नामकरण का द्विपद नामक प्रणाली प्रस्तावित किया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्ल लिन्नियस। 61 नंबर क्वेश्चन है कि अगर हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड है तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, प्रतिध्वनि सुनने का जो समय अंतराल होता है वो 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10। ध्वनि का वेग यहाँ पे दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, एक सूत्र होता है कि प्रतिध्वनि सुनने हेतु ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी होता है v × t बाई जो होता है 2।
तो हमारा जो भी है वो कितना है 330 है। और समय अंतराल कितना होता है 1/10। अब बट्टा में क्या करेंगे 2, तो ये बट्टा वाला जो 10 है वो नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से हमारा कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा हमारा 33 बट्टा, आप सब जो है कर लीजिएगा, मैंने सूत्र बता दिया। तो 6 पॉइंट जो है वो 16.5 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 62 नंबर क्वेश्चन अगले स्लाइड में। 62 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाते हैं। मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनर्स्थापित करते हैं जो रासायनिक उर्वरकों के निरंतर उपयोग करने से अम्लीय हो जाते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा पीएच। क्या हो जाएगा पीएच। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साइंस का जो है हमारा लास्ट 2 ही क्वेश्चन बचा, उसके बाद फिर हम जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। समजात अंग है, किसका अंग है? चारों ऑप्शन देखेंगे, समान संरचना समान कार्य, भिन्न संरचना भिन्न कार्य, भिन्न संरचना समान कार्य, समान संरचना भिन्न कार्य। समजात अंग पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, समजात अंग ऐसे अंग है जिनकी संरचना समान हो परंतु भिन्न भिन्न कार्य करने में सक्षम हो। ओके, तो हमारा हो जाएगा क्या है, संरचना समान संरचना और भिन्न कार्य। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को गहने बनाने में प्रयोग किया जाता है? सोना का, चांदी का, प्लेटिनम का, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं अब जीके जीएस क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। अब हम सामाजिक अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें हमने 20 क्वेश्चन कर लिया साइंस में, अब हम जीके में 20 क्वेश्चन करेंगे कि केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, मुंबई महाराष्ट्र में, या जामनगर गुजरात में? तो केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान, तो देखिए दोस्तों, हमारा 66 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र मुंबई में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, 66 क्या था? 66 नंबर क्वेश्चन था, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 67 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? गुवाहाटी, चेरापूंजी, सिलचर या मोन्सिनराम? तो सभी को पता होगा कि विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो कहाँ होता है? मोन्सिनराम में होता है। तो ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां हैं किस मामले में? प्रशासनिक मामले में, विभिन्न विधेयकों, एक सेकेंड देखते हैं मैंने वीडियो ऑन किया या नहीं। हाँ, तो ऑन है। विभिन्न विधेयकों को पारित करना, वित्तीय मामले में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है वित्तीय मामले में। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो वो जाना जाता है निर्वाह। क्या हो जाएगा? निर्वाह खेती। अगला क्वेश्चन है कि कुंद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खाद्यान्न है। तो कैसे कुंद्रेमुख और कौ से कर्नाटक हो जाएगा। ओके, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि बम्बई की चोल किस प्रकार की इमारत थी? तो बम्बई की जो चोल है वो कैसी इमारतें थी? तो देखिए, बम्बई की जो चोल है वो किस तरह की इमारतें थी? बहुमंजिली इमारत थी, सरकारी कर्मचारियों की इमारत थी, या एक मंजिली इमारत थी, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बहुमंजिली इमारत थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है
कि किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस कर दिया था? तो वो कर दिए थे, किसने किए थे? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है केसर ए हिंद गुरु नाइटहुड की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो लौट नहीं, केसर ए हिंद महात्मा गांधी जी के द्वारा, और वो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा जो है नाइटहुड की। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सॉरी डी आंसर हो जाएगा 72 का। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र, परंपरागत मानचित्र, इनमें से कोई नहीं है, राजनीतिक मानचित्र। तो पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को जो है भौतिक मानचित्र कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 74 नंबर, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो निम्न में से कौन अमेरिका का राष्ट्रपति था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 हुआ, उस समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो वुडरो विल्सन था। उच्च सदन कौन है? उच्च सदन जो है वो लोकसभा को कहते हैं, निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। राज्यसभा हो जाएगा हमारा उच्च सदन। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वह हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें भी 20 क्वेश्चन है, फिर हम हिंदी का 25 क्वेश्चन करेंगे कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और बिहार में सबसे अधिक है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलो। देखिए यहाँ 17 रहते हैं, यहाँ 1 ही किलोमीटर के अंदर 1106 व्यक्ति रहते, तो ज़्यादा ही हो गया। वो तो 2011 की जनगणना के अनुसार वाला जो है वो रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं था? करचा, झूम, कोरवा या येरुकुला। इसमें से जो कौन सा पूछ रहा है कि आदिवासी समुदाय नहीं था? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, झूम आदिवासी समुदाय नहीं था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? क्षेत्र, धर्म, जाति, जन्म। तो देखिए सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का सबसे प्रधान कारक क्या है, ये हमसे पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा जन्म। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया था? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो टोटल 6 अंग होते हैं, और इसमें पूछ रहा है कि 1994 में किस से अपने संचालन को निलंबित कर दिया था, तो इसमें से कौन था? तो हो जाएगा ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो हुआ था 1765 ईस्वी में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो सर्वोत्तम कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइड होता है, और न्यूनतम जो होता है वो पीट होता है। ओके, एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड पीट। पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो वो हमारा उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साइंस का भी हमारा हो गया 20 क्वेश्चन, और इसमें जो है जीके का भी लास्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। किसका कुपरिणाम है? अपने क्षेत्र में से लगाव से, राष्ट्रीय एकता से, राष्ट्रहित से, या अलगाववाद से। तो क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, तो कुपरिणाम है अलगाववाद से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिया है, तो अब बढ़ते हैं हिंदी की ओर। तो हम हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। तो हिंदी का क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी 25 क्वेश्चन करना है, उसके बाद जो है फिर हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। और डेली जो है आप लोगों के लिए जो है ऐसे ही तरह का वीडियो आते रहता है, तो आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ओके, तो 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पुरातन का विलोम शब्द है। तो देखिए पुरातन का मतलब होता है पुराना, तो इसका विलोम हो जाएगा नवीन। कार प्रत्यय किस शब्द से में नहीं लगा है? कार प्रत्यय पहले लगता है उपसर्ग, और लास्ट में जो लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। चित्रकार, पत्रकार, कलाकार,
कार। तो इसमें पूछ रहा है किसमें जो है वो कार प्रत्यय नहीं लगा है, तो इसमें जो है जाएगा प्रकार में जो है कार प्रत्यय नहीं लगा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा में घर, इस वाक्य में शब्द शक्ति क्या है। तो आप लोग जो है जो शब्द शक्ति नहीं पढ़े आप यूट्यूब पे जाके शब्द शक्ति सर्च कीजिएगा और शब्द शक्ति पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं जो जो टॉपिक बोलूँ आप लोगों को वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो देखिए गंगा में घर हैं, ये व्यंग कर रहा है कि गंगा में घर हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन अगले स्लाइड में है। देखिए ये यहाँ पे बहुत बड़ा स्लाइड है और इसमें जूम नहीं कर सकते हैं। इसमें एक जो दिया गया है हमारा गद्यांश दिया गया, उसके अनुसार जो है क्वेश्चन पूछा गया है मैत्री की राह बताने को। तो आप सब वीडियो रोक कर जो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो टाइम जो है वो बहुत लग जाएगा मैं पढ़ूंगी तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं, उसका आंसर बता देती हूँ, आप सब पढ़ के देख लीजिएगा। बहुत इजी रहते हैं कि श्री कृष्ण क्यों आए थे, ये हमसे पूछ रहा है कि श्री कृष्ण क्यों आए। तो गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको जो है वो पता चल जाएगा। धृतराष्ट्र को समझाने के लिए दुर्योधन से मिले, दुर्योधन को समझाने, युद्ध रोकने या हस्तिनापुर देखने के लिए। तो वो आए थे दुर्योधन को समझाने और युद्ध को रोकने के लिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है कि ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक। तो जैसे ही ज्यों, जनहु, मानो, मनहु आदि हो तो आप लोगों को जो है उसमें क्या मारना है, उत्प्रेक्षा अलंकार मारना है। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। और आप लोगों को मैंने बार बार कहा अलंकार, रस, छंद, वाक्य, शब्द शक्ति, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हाँ, वाक्य तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें शुद्ध अशुद्ध भी पढ़ना है कि निम्न में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तारा निकल आए, अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है, ये तो कहीं से शुद्ध नहीं। नदियाँ बह रही है, तो नदियाँ बह रही, यही एक हमारा शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय का संधि विच्छेद क्या होता है। तो उदय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा उत्तजोर ए, क्या हो जाएगा, उत्तजोर ए जो होगा वो हमारा जो है उदय का संधि विच्छेद हो जाएगा, उत्तजोर ए यानी कि उदय। अगला क्वेश्चन है हमारा 103 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है। संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा स्वर होता है। तो उनसे संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में जो स्वर होता है वो होता है हमारा गुरु स्वर। को कौन सा स्वर होता है, गुरु स्वर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो रस जब आप पढ़िएगा, अगर पढ़े हैं तो आपको आंसर पता ही होगा, नहीं पढ़े तो सबसे पहले आपको रस पढ़ लेना है। तो करुण शब्द का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है वो क्या होता है। तो करुण रस का अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। और इसमें क्या कहीं भी ऑप्शन में शोक दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से रूपक का उदाहरण है। निम्न में से रूपक का कौन सा उदाहरण है। तो चारों ऑप्शन देखिए और आप बताइए कि कौन सा होगा। आए महंत बसंत, मन का फेर, चरण कमल बंदी हरिराय। तो इनमें से सभी जो है वो रूपक का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगली स्लाइड में चलते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 106 नंबर क्वेश्चन है कि सो हो सुमिरत नाम सुधारत पेखत परुसी घरे को में कौन सा अलंकार है। सोहु सुमिरत नाम सुधारस, इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, रूपक या दोनों। तो इसमें अनुप्रास भी है और रूपक भी है, तो दोनों हो जाएगा। तंत्री नाद कवित रस सरस, राग रति रंग अन बूरे बूडे
तीरे जो बूढ़े सब अंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये हमसे पूछ रहा था, इस पंक्ति में जो विरोधाभास अलंकार है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उसने भोजन कर लिया, वाक्य को क्रम वाच्य में बदलिए। उसने भोजन कर लिया, वाच्य को क्रम वाच्य में, तो आप लोगों को वाच्य भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये सब इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको पढ़ना है। अगर पढ़े हैं तो आपको आंसर पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। तो इसमें कौन सा बोल रहा है कि क्रम वाच्य में बदलिए। उसने भोजन कर लिया, इसको जो है वो आपको क्रम वाच्य में बदल लिया, तो उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, तो ये क्रम वाच्य में हो जाएगा। आगे नाथ न पीछे पगा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आगे नाथ न पीछे पगा, इसका अर्थ बहुत व्यस्त रहना, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, साधु बनना या पूजा पाठ करना। तो आगे नाथ पीछे पगा का हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110 नंबर क्वेश्चन है कि 3 बार खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि 3 बेर खाती थी, वो 3 बार खाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 111 नंबर कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। तो ये आप जब सर से पढ़िएगा तो ये तो एग्जाम्पल बहुत ही एकदम नॉर्मल है, जिसने भी पढ़ा है सभी को पता होगा। तो इसमें से तो हमें अलंकार तो पूछा नहीं है, किस क्या पूछ दिया? काव्य गुण पूछ दिया है। तो कौन सा काव्य गुण हो जाएगा ये हमसे पूछ रहा था, इसमें प्रसाद गुण हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 112 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वो तो कल आएगा ही, और देखते हैं, वह तुझे पैसा नहीं देगा, ये बिल्कुल सही है। कल तुम्हारे पापा जी मिले थे, बिल्कुल सही। मुझे अमृतसर जाना है, बिल्कुल सही। तो बचा हमारा एक ये, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। वो तो कल आएगा, वो तो कल आएगा, ये शुद्ध नहीं है, वो कल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर कि पौ फटना मुहावरे का अर्थ क्या है? पौ फटना मुहावरे का अर्थ जो है वो हो जाएगा प्रातः काल होना। क्या हो जाएगा? प्रातः काल होना। पौ फटना मुहावरे का जो अर्थ है वो हो जाएगा प्रातः काल होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मतलब अपमान में जो पूछ रहा है कि उपसर्ग अ होगा, आगमन में अब होगा, या आधार में अध होगा, या अनुवाद में अन होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो सही है, तो अपमान में जो होगा, अपमान का उपसर्ग जो है वो अप होगा, बाकी ये सब जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन 115 नंबर की, एक सेकेंड, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, पूरा क्वेश्चन हमको लेना है ना, कि कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुखी कहू को अहि तुम्हारे, सुनी स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची सी महमुख सानी। प्रस्तुत कविता में सीता संकोच के साथ मुस्कुरा दी, अर्थात बता दी ये मेरे पति हैं। इसमें किस प्रकार की अर्थ की प्राप्ति होती है? तो इसमें जो है व्यंग्यात्मक अर्थ की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगन ने, 1 मगन और 2 भगन के क्रम में कुल 15 होते हैं। तो उसमें कौन सा छंद होगा? तो उसमें हमारा हो जाएगा मालिनी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन, ये तो समास है। समास तो हम 10th 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास। नवरात्र मतलब संख्यावाची हो गया, यानी 9 रात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पे विभावना अलंकार होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वनवास में कौन सा समास है? वनवास में तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो वनवास में हमारा जो समास हो जाएगा वो तत्पुरुष, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, रेखांकित शब्द में कौन सा पद वंद है? तो देखिए रात को पहरा देने वाला वाला यानी कि वो संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग भी आज भी 65 क्वेश्चन क्या, और ये अभी डेली आता रहेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।